जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में मैं आलोक एक बार फिर से आप सभी का पॉलिटी की क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास में हम डीपीएसपी को जहां से हो गया था उसके आगे का देखते हैं। ठीक, तो पिछले उसमें हमने डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें जो थी वो देख ली थी, अनुच्छेद 39 तक। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 39 में निःशुल्क कानूनी सहायता तक जो है वो देख लिया था। ठीक, अब आज की क्लास में हम अनुच्छेद 40 से जो है वो आगे की क्लास को रिज्यूम करते हैं। तो डीपीएसपी में आगे का जो आता है वो आता है अनुच्छेद 40। ठीक, अनुच्छेद 40 में जो बताया गया है वो बताया गया है कि राज्य जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो गठन करेगा, उनके लिए उचित व्यवस्था बनाएगा। ठीक, तो क्या बताया गया इसमें, पंचायती राज व्यवस्था का गठन। ठीक, अब पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, तो गांव में या फिर इसमें आप लोग देखते होंगे तो पंचायतें जो हैं वो होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उनके नाम होते हैं। ठीक, जैसे कहीं आप देखेंगे तो वहाँ के प्रमुख का नाम होता है सरपंच। ठीक, कहीं कहीं पे उनका नाम होता है प्रधान, कहीं कहीं पे नाम होता है मुखिया। ठीक है, जैसे जो यूपी के जो होंगे उनको पता होगा, यहाँ पे जो पंचायतों के प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधान कहा जाता है उनको। ठीक, तो एक ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत के लोग जो मिलके क्या करते हैं, अपना प्रधान चुनते हैं। ठीक, तो ये बताया गया है आपको अनुच्छेद 40 में। ठीक, अब ये जो पंचायती राज है इसके जो सबसे बड़े पैरोकार थे, पैरोकार मतलब कि सबसे बड़े जो इसके सपोर्टर थे कि किसके कहने पे ये संविधान में शामिल किया गया, तो इसको महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आप जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या था कि सबसे जो बड़ी समस्या थी वो था कि अंग्रेजों ने हमको लूट के चले गए। ठीक, हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर हमें अपना विकास करना था। ठीक है, देश में जो आधारभूत संरचनाएं थी उनका विकास करना था, देश में शिक्षा की व्यवस्था करनी थी। ठीक, हॉस्पिटल बाकी चीजें जो थी उनको देखना था। ठीक, तो क्या हुआ, गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर देश का विकास करना है, ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गांव का विकास करेंगे। तो गांव का विकास करने पे क्या होगा, आप खुद ही समझिए, जैसे एक तहसील है। ठीक है, एक तहसील में बहुत सारे क्या होते हैं, गांव आते हैं। ठीक है, तो अगर पूरे तहसील का विकास करना है तो क्या कीजिए, वहां के सभी गांवों का विकास कर दीजिए। ठीक है, तो अगर गांवों का विकास धीरे धीरे हो जाएगा तो उसके बाद उस एरिया का क्या है, वो समग्र विकास अपने आप हो जाएगा। तो गांधी जी ने यही कहा था कि अगर आपको देश का विकास करना है तो क्या कीजिए, गांव का विकास कीजिए। ठीक है, उसकी पहल कहाँ से होनी चाहिए, गांव से होनी चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, जो पंचायती राज है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी दर्शाता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण क्या मतलब होता है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक, तो देखिए कैसे होता है, प्रधानमंत्री एक होता है, फिर हर स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हर एरिया में क्या होता है, सांसद होते हैं, उसके बाद विधायक होते हैं, विधायक के बाद फिर क्या है, बाकी चीजें जो है वो, जैसे प्रधान स्तर पे, गांव के स्तर पे जो है वो सत्ता को, शासन का जो योजनाएं हैं, बाकी चीजें हैं, उनको पहुंचाने के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ये चीजें संविधान के प्रारंभ में थी। ठीक है, लेकिन लागू नहीं थी। ठीक, फिर धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ती गई, देश सुदृढ़ होता गया, तो फिर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक, तो पंचायती राज जो है वो अलग से संविधान में दिया गया है, तो बाकी चीजें वहां पे पढ़ेंगे, मोटी मोटी चीजें यही हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत के बारे में संस्तुति दी थी पीएमओ में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और
गांव स्तर पर 3 जगह पंचायतों का गठन जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जिला स्तर पर क्या होता है, जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और गांव स्तर पर क्या था, ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर उन्होंने बताए थे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 41। ठीक है, अब अनुच्छेद 41 में क्या होगा, अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि जो लोग हैं भारत के, ठीक है, उनको क्या है, काम, लोक सहायता और शिक्षा जो है उसको पाने का क्या होगा, अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये सब जो चीजें हैं, ठीक, इसको पाने का जो है वो अधिकार जो है वो होना चाहिए, किसको, उसका अधिकार होना चाहिए यहाँ के नागरिकों को। ठीक है, तो ये चीज जो है, अब जैसे काम पाने का अधिकार क्या है, अभी मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, शिक्षा पाने का अधिकार क्या है, अब शिक्षा पाने के अधिकार में 2 चीजें हैं, एक है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, और एक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। तो जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा है वो तो मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक, कहाँ से, तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, वहां से राइट टू एजुकेशन जो है वो मौलिक अधिकार में डाला गया। ठीक, तो वो कहाँ से डाला गया, तो वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यहाँ से उठा के मौलिक अधिकार में रखा गया। तो उसका मतलब ये है कि जब जो राज्य है, देश, वो इस स्थिति में पहुंच गया कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा वो मुफ्त में दे सकता है। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। ठीक, और जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा है उसका अधिकार अभी क्या है, वो नीति निर्देशक तत्व में है। तो मतलब क्या हुआ कि जिस दिन देश सुदृढ़ हो जाएगा, उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि वो हर बच्चे को क्या है, वो शिक्षा दे सकता है। जैसे अब क्या हुआ, अभी ये आंगनवाड़ी में शिक्षा क्या है वो प्रारंभ हो गई है। ठीक, तो वहां पे छोटे बच्चे भी जाते हैं, जैसे बाकी क्या है, जो प्राइवेट स्कूल है आपके, उसमें प्ले ग्रुप होता है, तो क्या होता है, बच्चों को खिलाते हैं वहां पे बस। ठीक, तो उसी तरह क्या है, प्ले ग्रुप के नाम पे जो चीजें चल रही हैं उसी तरह आंगनवाड़ी में। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चलती है। ये क्या था, अनुच्छेद 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या हो गया, कार्य, ठीक, और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अब इसके बाद अगर काम मिल गया है, ठीक, तो काम मिल गया है तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो न्याय संगत होनी चाहिए। ठीक, न्याय संगत का मतलब क्या है कि अगर काम मिल गया है तो अनुच्छेद 42 जो आता है, अनुच्छेद 42 में क्या बताया गया है कि जो काम की जो वातावरण है, ठीक है, कार्य का जो कार्यस्थल है, ठीक, कार्यस्थल पर क्या होगा, अनुकूल वातावरण होना चाहिए। ठीक, अनुकूल वातावरण, और क्या होनी चाहिए, न्याय संगत दशा होनी चाहिए। ठीक, न्याय संगत दशा। ठीक है, अभी और क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मातृत्व सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक, ये सब चीजें कहाँ पे, कार्यस्थल पर ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुकूल वातावरण कैसे है कि अब जो कोई व्यक्ति है, ठीक, उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई भारी भरकम काम कर सके। ठीक है, जैसे कोई शरीर का कमजोर व्यक्ति है या फिर थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, अब वो अगर बोझा ढोने के काम में लग गया है या फिर कोई भारी सामान उसको उठाना रखना है, ऐसे जगह पे वो काम कर रहा है, तो उसके लिए वो अनुकूल वातावरण नहीं है। ठीक, तो ये चीजें आती हैं। फिर जैसे मातृत्व सुरक्षा हो गया, मतलब अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसके लिए वहां पे क्या, उसका शोषण ना हो। ठीक, न्याय संगत चीजें उसके साथ होनी चाहिए। जैसे क्या होता है, कहीं कहीं अभी भी आप देखिए हमारे यहाँ जैसे जो महिलाएं काम करती हैं तो नाइट शिफ्ट के लिए क्या है, उनके लिए उतनी वो सुविधाएं नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, समाज में ऐसे कुछ तत्व हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि महिलाएं नाइट शिफ्ट करने से कतराती हैं। ठीक, तो ऐसा बताया गया इसमें कि जो कार्यस्थल होगा, ठीक, ऑफिस हो गया, कोई खदान हो गई, खान हो गया, कहीं पे और काम लगा है, तो वहां पे क्या होगा कि उनके लिए प्रॉपर जो है सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसी चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जैसे कोई महिला है, ठीक, वो गर्भवती है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए
क्या है कि उनके लिए वो क्या होता है, अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब अवकाश में यहाँ पे क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जैसे क्या होता है कि कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो अगर उसको मतलब जैसे अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो क्या होता है 2-3 महीने की छुट्टी जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि उसको फिर अगर कोई प्राइवेट संस्था है तो उसकी जगह पे किसी दूसरे को हायर करना चाहती है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये मातृत्व सुरक्षा में चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर आ जाता है अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 जो आपको बताएगा, ये बताता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी क्या होती है, तो निर्वाह मतलब क्या होता है कि जीवन यापन जो है वो सही से हो सके। ठीक, निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, अब जैसे क्या हो गया कि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए रखा गया, ठीक है, तो जितना वो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से उसको जो है वो वेतन या फिर उसकी पारिश्रमिकी जो है वो नहीं मिल रही है। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है कि उसको निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। ये क्या बताता है, ये हमारा डीपीएसपी जो है वो बताता है कि व्यक्ति को उसके लिए जो वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज क्या आ जाती है, कुटीर उद्योग के बारे में। ठीक है, कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग होते हैं मतलब छोटे छोटे उद्योग। ठीक, छोटे छोटे उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे माचिस बनाने का हो गया, अगरबत्ती बनाने का हो गया। अब देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, महिलाएं क्या होती हैं, पापड़ बनाने का हो गया। तो जैसे क्या हो गया, आपने नाम सुना होगा एक कंपनी लिज्जत पापड़ जो आता है। ठीक है, तो अगर आप उसकी स्टोरी देखेंगे तो उसमें क्या था कि गांव की महिलाएं थी, 5 महिलाएं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था, घर से ही पापड़ बना के बेचने का काम शुरू किया था। ठीक, अब आज क्या है, वो ब्रांड बन चुका है। ठीक है, कुटीर उद्योग था, बढ़ावा मिला, वो एक ब्रांड बन चुका है। अब उसका टर्नओवर कितना है, लगभग 1400 करोड़ का। ठीक है, तो इस वजह से ये सब कुटीर उद्योग को बढ़ावा, ये क्या बताता है हमको, अनुच्छेद 43। ठीक है, अब यहां तक चीज पता आ गई। अब इसी में आ जाएगा 43 का। ठीक है, ठीक, 43 का इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, कहां जोड़ा गया, तो ये 42वें संशोधन से। ठीक है, ये कब हुआ था, 1976 में। ठीक, यहां पे ये जोड़ा गया था। अब इसमें क्या बताया गया कि कोई कारखाना है, ठीक है, ऑफिस है, कोई जहां भी कोई भी कार्यस्थल है, वहां पे क्या होगा, जो वहां पे मजदूर वर्ग हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या किया जाएगा, प्रबंधन में शामिल किया जाएगा। ठीक, क्या बताया गया कि जो मजदूर हैं इनको क्या किया जाएगा, प्रबंधन में शामिल। ठीक है, इनको प्रबंधन में शामिल किया जाएगा। तो प्रबंधन में मतलब शामिल करने का ये हो गया कि जैसे आप देखे होंगे क्या होता है, मजदूर संघ होता है। ठीक है, तो अब जैसे मजदूरों के बारे में कोई निर्णय लेना है मैनेजमेंट को, ठीक, तो क्या हो जाता है कि अगर मैनेजमेंट अकेले निर्णय ले रहा है तो वो उनकी परेशानियों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता है। ठीक, अब मजदूर संघ है, मजदूर संघ का एक नेता होगा, ठीक है, अब उसको अगर मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है तो वो वहां पे अपने साथियों की, जो उनके जो मजदूर संघ है वहां पे जितने भी मजदूर हैं उनकी सबकी परेशानियों को वो वहां पे रख सकता है कि ये हमको दिक्कत है, अब इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे क्या हो गया, कोई कारखाना है, ठीक, अब वहां पे जैसे पानी पीने की सही से व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक एक मजदूर जाके बताता है कि हमको पानी चाहिए पानी चाहिए, तो ये अव्यवस्था हो जाती है। ठीक, अब मजदूर संघ है, उसके अध्यक्ष हैं, मैनेजमेंट है, मीटिंग होती है, ठीक, अब सब बैठक में शामिल होंगे तो वो उनकी तरफ से अपनी बात रख सकता है कि इस संस्था में क्या है, पानी पीने की जो है वो व्यवस्था सही नहीं है, इसको किया जाए। तो इसीलिए क्या बताया गया कि जो मजदूर वर्ग होगा संस्था में उनको क्या होगा, प्रबंधन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 43 का खा। ठीक है, 43 का
खा, ठीक। 43 का खा जो है ये जोड़ा गया था, 97वां संविधान संशोधन किया गया था, 97th अमेंडमेंट, ठीक है, 97वां संशोधन, ठीक। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया आपको सहकारी समिति के बारे में, ठीक है, सहकारी समिति के बारे में। हालांकि ये जो अनुच्छेद है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है। तो ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी रद्द कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निरसित हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, ठीक है। इसमें बताया गया है कॉमन सिविल कोड के बारे में, ठीक। कॉमन सिविल कोड क्या हो गया, ये हो जाता है समान नागरिक संहिता, ठीक है। क्या हो गया, समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता में क्या बताया गया कि देश जो है उसमें देखिए विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू वर्ग भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ठीक। तो सबके अपने अपने थोड़े बहुत क्या है वो, अब जैसे हिंदुओं के लिए क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है। तो ऐसा इसमें है कि अगर हिंदुओं में आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीजें क्या है, हर धर्म में अलग अलग हो जाती हैं, ठीक। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि देखिए क्या है, समान नागरिक संहिता, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार के कानून की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। अब एक प्रकार के कानून मतलब उनके जो इंटरनल मैटर है, ठीक है, जैसे शादी विवाह हो गया, तलाक वगैरह हो गया, ये सब चीजें जो हैं इसके लिए एक कानून होगा, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जात के लोगों के लिए। ये होता है कॉमन सिविल कोड, ठीक है। तो इस पर अभी विचार चल रहा है सरकार का, ठीक है। लेकिन एक राज्य है गोवा, ठीक है। गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे कॉमन सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता वो लागू है, ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू है कहां पे, गोवा में, ठीक है। ये इकलौता ऐसा राज्य इस टाइम पे भारत में है, ठीक। तो ये बताता है आपको अनुच्छेद 44, ठीक। अब आ जाएगा अनुच्छेद 45, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया, इसमें शिक्षा के बारे में बात की गई है, ठीक है। और इसी में बताया गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो राज्य करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 आ जाता है, ठीक। इसमें क्या बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है वो राज्य जो है वो शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये चीज थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ यहाँ पे, तो जो इसमें उसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, ठीक, उनको शिक्षा के अधिकार के तहत क्या किया गया, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2010 में, ठीक है। ये हुआ 2010 में। तो यहाँ पे पहले क्या था कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक। तो यहाँ से ये चीज हटा दी गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अब क्या है, राज्य के पास इतनी पर्याप्त शक्ति है कि वो उनको निःशुल्क सहायता जो है वो प्रदान कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद फिर आप देखते होंगे तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शुरू हुआ, ठीक है। जहाँ पे क्या आता था, जब शुरू में चीज स्टार्ट हुई थी तो पेंसिल पे एक तरफ लड़का बैठा है, एक तरफ लड़की बैठी है, बाकी चीजें भी आती थी, स्कूल चले हम वगैरह। तो यहाँ पे इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो निःशुल्क कर दी गई। अब यहाँ पे जो है वो है 0 से 6, ठीक, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, ठीक। ये चीज यहाँ पे अभी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब राज्य के लिए क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक। मतलब अगर राज्य अपनी उतनी शक्ति उसके पास हो जाती है कि वो 6 वर्ष तक के बच्चों को भी क्या है वो फ्री में शिक्षा प्रदान कर सकता है, तो क्या होगा,
इसको यहाँ से संशोधित करते हुए फिर क्या करेंगे, शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया जाएगा। ठीक, तो धीरे धीरे चीजें शुरू हो रही हैं। आप देखेंगे आपके आसपास अगर कहीं पे आंगनवाड़ी जो होती है अगर वो है तो वहां पे छोटे बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और जो नई शिक्षा नीति आई है जिसमें 5+2+2+3 का जो किया गया है प्रावधान, उसमें भी जो है 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। ठीक, अब ये अनुच्छेद 45 आपको ये बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आज का अनुच्छेद 46। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 के लिए अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 46 में जो है वो संविधान में प्रावधान किया गया कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं, ठीक, तो पिछड़े लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा उनको आगे लाने के लिए। ठीक, आगे कैसे लाया जाएगा, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्या होता था पहले कि जो समाज में लोग पिछड़े हुए हैं उनका शोषण होता था। ठीक है, तो उनके शोषण को खत्म करने के लिए, ठीक है, जब जमींदारी प्रथा थी या फिर उसके बाद भी कहीं देखिए उन्मूलन तो हो गया जमींदारी का, लेकिन जो प्रथाएं थी वो चली आई। ठीक है, तो प्रथाएं जो हैं उनको बनने में भी सालों लगता है और उनको खत्म होने में भी सालों लगता है। ठीक है, आप अगर कानून बना के लागू कर देते हैं तो एक बार में कोई प्रथा समाप्त नहीं हो जाती। गांव में, अब गांव में अगर गांव से कोई होगा तो वो देखता होगा वहां पे जो लोग हैं वहां पे भी अभी जो जातीय भेदभाव है वो अभी भी होता है। ठीक है, तो ऊंची जाति नीची जाति में जो भेदभाव है वो आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो क्या होता है कि ये फला बर्तन इन्होंने छू लिया, हम नहीं पिएंगे इसमें। ठीक है, अभी राजस्थान में आपने पिछले टाइम कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा एक बच्चा था उसने क्या किया था मटके से पानी पी लिया था। ठीक है, जो वहाँ पे टीचर थे तो उन्होंने उसको मतलब ऐसा मतलब मारा कि बच्चे की क्या हो गई, कुछ टाइम बाद डेथ हो गई थी। ठीक है, ये राजस्थान की बात है। तो जो ग्रामीण इलाके हैं ना वहाँ पे क्या है कि शोषण अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं समाज में, ठीक है, पिछड़े जो वर्ग हैं समाज के, इनको सामाजिक न्याय की व्यवस्था, ठीक है, इनको सामाजिक न्याय जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो सामाजिक न्याय कैसे, तो जैसे अभी क्या हो गया आप देखते होंगे क्या है, जैसे मूल अधिकार में भी है कि मूल अधिकार में अस्पृश्यता का अंत है। ठीक, छुआछूत का अंत है, उपाधियों का भी अंत है। तो जैसे क्या था पहले राजा महाराज ये सब जो उपाधियां थी इनको क्या है खत्म कर दिया गया है। तो ये सब क्या थे, ये सब एक सम्मान वाले शब्द थे कि मैं ये इनसे ऊपर है। ठीक है, तो सबको एक बराबर में रखने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक, इनके लिए क्या होगा, उचित शिक्षा की व्यवस्था, ठीक, रहने की व्यवस्था और जो बाकी चीजें हैं जिससे इनको समाज के मुख्य धारा में लाया जा सके, वो सब चीजें जो है वो समाज राज्य जो है वो प्रावधान करेगा। ठीक, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो पहले क्या होता था, जब मतलब अंग्रेजों के पहले जब प्राचीन भारत का आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इनको बुलाने के लिए अलग अलग था। ठीक है, ब्राह्मण के लिए होता था आइए, ठीक, क्षत्रिय के लिए होता था आओ, ठीक, वैश्य के लिए बोला जाता था जल्दी आओ और शूद्र के लिए बोला जाता था दौड़ कर आओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बताया गया है कि इनके लिए संबोधन कैसे था। तो यहाँ से जो शोषण शुरू हुआ वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया। ठीक है, तो एक टाइम आ गया कि समाज में कुछ लोगों को चांडाल बताया जाता था। तो जब वो चलते थे तो उनके पीछे क्या था, झाड़ू बांधी जाती थी। ठीक, और आगे क्या था, कोई बर्तन लटका दिया जाता था, जिससे क्या था कि पीछे जो उनके पैरों के निशान है वो क्या है सड़क पर ना पड़े। ठीक है, मतलब आदमी चलेगा तो निशान पड़ेगा, तो पीछे उसके झाड़ू बांधी जाती थी।
लटका करके कि जो पैरों के निशान है वो मिटते चले जाएं, नहीं तो क्या होगा, सड़क जो है वो अशुद्ध हो जाएगी। तो अगर आपके अभी के टाइम में अगर आप ये सब चीज़ सोचते हैं कि सड़क भी कैसे अशुद्ध हो सकती है, तो उस टाइम के लोगों पे आप हंसेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें थी। आगे बर्तन लटका दिया जाता था गले से बांध के कि अगर वो छींकते हैं या फिर थूकते हैं तो उसी बर्तन में, ठीक है, वो सड़क पे ना थूके। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, चांडाल। ठीक, तो ऐसी ऐसी जो विचारधाराएं थी उनको सबको खत्म किया गया धीरे धीरे। उसके बाद फिर लेकिन कुछ कुप्रथाएं जो थी वो अभी तक चली आई। ठीक है, तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा की। ठीक है, आदमी अगर शिक्षित होगा तो वो अपने आप से चीजों को जानेगा। ठीक है, जो पिछड़ा हुआ है वो अपने अधिकार को जानेगा, जो पिछड़ा नहीं है वो ये जानेगा कि हमें पिछड़े लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। ठीक, तो अनुच्छेद जो आपका 46 है, ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बारे में प्रावधान करता है। फिर सरकार ने भी कुछ कदम उठाए, जैसे आप पढ़ेंगे SC/ST एक्ट है। ठीक है, SC/ST एक्ट में क्या है कि अगर आप किसी भी ऐसे दलित व्यक्ति को अगर आप उसके जाति से संबोधित करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। ठीक है, इसमें एट्रोसिटीज एक्ट भी आता है। ठीक, ये भी क्या है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बनाया गया। इसमें क्या है कि अगर आदमी ऐसा कुछ करता है, भेदभाव करता है या फिर उसका शोषण करता है, तो इसमें नॉन बेलेबल वारंट निकलता है। ठीक है, तो आदमी को जमानत जो है वो फिर कोर्ट से लेनी पड़ती है। तो ये चीजें ये मतलब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम है इसको दूर करने के लिए। तो धीरे धीरे चीजें सही होती जाएंगी जैसे जैसे शिक्षा को बढ़ावा मिलता जाएगा। ठीक, तो ये था अनुच्छेद 46। ठीक है, अब इसमें 2-4 अनुच्छेद और बचते हैं और उसके बाद इसका बचता है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण में क्या है कि जो ये हैं इसमें कुछ अपने सामाजिक आदर्श लिए हुए हैं, कुछ गांधीवादी हैं। ठीक है, तो उनको देख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपका DPSP जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।